हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स बची हैं ना, उसको सारे हर एक कंसंट्रेशन टर्म को यहाँ पे कवर करने जा रहा हूँ मैं। न्यूमेरिकल इसका हर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे हम इंडिविजुअली। हर एक न्यूमेरिकल हर एक कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैं कंसंट्रेशन टर्म को ही डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जो अपनी मैं मोलैरिटी तक करवा चुका हूँ, जो अपनी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो जो है अपनी मोलैलिटी, नेक्स्ट जो टर्म होगी अपनी वो होगी मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगी? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होंगे सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि 1 kg मास अगर सॉल्वेंट का लेंगे तो देखो इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉल m किसके इक्वल? अगर मैं यूनिट निकालूं, नंबर ऑफ मोल्स बता चुका हूं मैं कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब देखो अगर इसकी यूनिट डिफाइन करनी है, नंबर ऑफ मोल्स को हम किस में डिनोट करते हैं? मोल्स के अंदर। किलोग्राम को मास तो किलोग्राम में आएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? मोल्स पर केजी, या फिर मोल पर केजी इसकी यूनिट होगी मोलैलिटी की। सेकंड टर्म अपनी जिसको हम बोल रहे हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी क्या एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करेगी? मास पे डिपेंड करेगी। तो देखो मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, दो सॉल्यूशन बना रहा हूँ। एक सॉल्यूशन XA है और दूसरा सॉल्यूशन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जो दूसरा सॉल्यूशन अपना वो है XB। इसके केस में मैं क्या कर रहा हूँ, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को मैं मान रहा हूँ N1, इसको मैं ले लेता हूँ N1, और ऊपर से मैं सोल्यूट डालूंगा उसको मैं मान लूँगा N2। N2 क्या हो गया अपना? सोल्यूट। सेम ये इसमें मैं क्या करूँगा, तो इसके अंदर सॉल्वेंट होगा उसको मैं मान लूँगा N2, और ऊपर से जो सोल्यूट डालूंगा उसको मैं मान लूँगा N1। तो देखिए अपने पास क्या है, दो सॉल्यूशन है। यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहे हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? सोल्यूट और सॉल्वेंट का। इसमें सोल्यूट N2 है तो इसमें सोल्यूट N1 है। अब यहीं से फॉर्मूला बनाना है। तो फर्स्ट केस में जो XA है वो किसके इक्वल होगा? XA को मैं निकाल सकता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में आएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब मेरे को पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन केस ऑफ XA के केस में क्या होंगे? N2 होंगे। अब सॉल्यूशन मेरे को पता है किस किस से मिलकर बना है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि इसमें सोल्यूट के मास भी लिखना, मोल्स लिखने पड़ेंगे, साथ में सॉल्वेंट के भी। अब XA केस ले रहे हैं, XA केस ले रहे हैं, इसमें सोल्यूट कौन है? N2 प्लस सॉल्वेंट कौन है? N1। क्योंकि हम यहाँ पे क्या करें, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के हो जाएंगे, यानी कि XA आया अपना। सेम यही मैं XB निकाल सकता हूँ ऐसे। XB भी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब XB के केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कौन है? N1 है, अपॉन सॉल्वेंट N2 है, यानी कि क्या बनेगा अपना? N1 प्लस N2, क्योंकि सॉल्यूशन लेना है। अब अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ XA प्लस XB किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो जो XB अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो 1 माइनस ऑफ XA, और अगर XA निकालना चाहूँ तो मैं 1 माइनस XB। तो ऐसे में क्या कर सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट टर्म अपनी, मैं फिर बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल हम इसके एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं एक वीडियो में जितनी कंसंट्रेशन टर्म रहती हैं उनको सारी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म हो चुकी हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म मोलैरिटी में डिस्कस कर चुका हूँ। अब जो अपनी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है नेक्स्ट आएगी, वो है नॉर्मेलिटी। वो जो टर्म होगी अपनी नॉर्मेलिटी की, नॉर्मेलिटी क्या होगी? नॉर्मेलिटी को मैं कैलकुलेट करूंगा कि इट इज द नंबर ऑफ
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट weight of solute, gram equivalent weight of solute upon volume of solution in लीटर। इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मेलिटी, कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर हमें क्या है कि ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए कि ग्राम इक्विवेलेंट जो वेट है वो किसके इक्वल होगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में आएगा इट्स इक्विवेलेंट वेट। अगर इसको मास की फॉर्म में कंसीडर करना है तो मास की फॉर्म में भी बोल सकते हो कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब यहां से क्या, अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट वेट या फिर ग्राम इक्विवेलेंट मास हमने निकाल दिया। अब क्या करना, अब इक्विवेलेंट वेट या फिर इक्विवेलेंट मास हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट वेट बोल लो या फिर इसको इक्विवेलेंट मास बोल लो, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये किसके इक्वल होगा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है एन फैक्टर। हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर। एन फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, एन फैक्टर को वैलेंसी फैक्टर भी बोल देते हैं। तो एन फैक्टर को कैलकुलेट करने के अलग अलग वे हैं। सबसे पहले अगर एन फैक्टर कैलकुलेट करना है इन द केस ऑफ एसिड्स, अगर एसिड्स की बात करें, हम एसिड के अंदर डिस्कस करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस गिवन बाय एन एसिड, कि एसिड कितने H पॉजिटिव आयंस दे रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिसिटी भी बोलते हैं। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी बेसिसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सपोज करो अपने पास क्या HCl है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो इसमें कितने H पॉजिटिव आए, एक H पॉजिटिव आया, तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ, 1। सेकंड केस ले लेते हैं H2SO4। H2SO4 में क्या होगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, इसमें H पॉजिटिव कितने आए, 2, तो इस केस में इसका एन फैक्टर क्या बनेगा, 2। सेकंड केस हम ले लेते हैं इन केस ऑफ बेस के केस में हम जो एन फैक्टर उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करो अपने पास क्या, और बेस के केस में क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, क्योंकि बेस भी होता है ना जो OH नेगेटिव आयंस देगा, OH नेगेटिव आयंस गिवन बाय बेस कितने OH नेगेटिव आयंस दे रहा है, वो क्या बनेगा उसका एन फैक्टर। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अपने पास क्या है, NaOH है, इसका पोलराइजेशन किया फिर इसका डिसोसिएशन हुआ तो किसमें टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव कितने दे रहे हैं, 1, तो इस केस में एन फैक्टर इसका कितना हुआ, 1। ऐसे हमने क्या कैलकुलेट करना है। बेस के केस में क्या बोलेंगे हम कि कितने OH नेगेटिव आयंस दे रहा है, और एसिड के केस में क्या बोलेंगे हम कितने H पॉजिटिव आयंस दे रहा है। और बेस के केस में हम क्या टर्म यूज करते हैं, एसिडिटी, और एसिड के केस में हम टर्म यूज करते हैं बेसिसिटी। अब थर्ड जो फैक्टर आएगा अपना, थर्ड फैक्टर किसके लिए है कि एसिड के केस में भी हमने एन फैक्टर कैलकुलेट कर लिया, एन फैक्टर बेस के केस में भी कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है कि सोल्ट्स के केस में जो एन फैक्टर है वो कैसे कैलकुलेट करना है। अब सोल्ट के केस में जो एन फैक्टर है वो किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इस पे डिपेंड करेगा। कैसे, मैं बता देता हूं। देखो मैं ये भी बता रहा हूं। अब हम साल्ट की बात कर रहे हैं। सपोज किया अपने पास क्या है, साल्ट ले लिया हमने, NaCl ले लिया,
इसमें क्या है अपने पास Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इस पे +1 चार्ज होगा, इस पे -1 चार्ज होगा, तो ओवरऑल n फैक्टर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, सॉल्ट के केस में क्या बोला मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज कितना है, यानी कि प्लस और माइनस तो साइन है 1, इस पे चार्ज यानी कि क्या n फैक्टर कितना होगा 1। सेकंड केस ले लेते हैं KCl, KCl में भी क्या होगा +1 K पे होता है, Cl पे -1 होता है, तो n फैक्टर इसके केस में क्या आएगा 1। ठीक है, ऐसे सॉल्ट के केस में हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो n फैक्टर है उसको डिफाइन करना है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। n फैक्टर को डिफाइन करना है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब n फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा होगा रिड्यूसिंग एजेंट। कि हमें एक तो दे रखा हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक दे रखा हो रिड्यूसिंग एजेंट, उसके केस में हम n फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब सपोज करो अपने पास क्या है KMnO4, KMnO4 क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब क्या करेंगे H पॉजिटिव से इसको ट्रेट करवाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा तो किसमें चेंज हो जाएगा ये Mn+2 के अंदर। अब Mn+2 का मतलब क्या, देखो अगर मैं KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं Mn की यानी कि मैंगनीज की, कैसे कैलकुलेट करते हैं, Mn को मैक्स मान लेता हूं, K पे +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो ओवरऑल चार्ज यानी कि +1 + x -4 * 8 = 0, तो -8 + 1 -7, x - 7 = 0, x = 7, यानी कि मैंगनीज पे कितना चार्ज आ रहा है +7। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी +7, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी शो हो रही है +2। तो इस केस में जो n फैक्टर हम निकालेंगे यानी कि जो रिएक्टेंट साइड उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी माइनस जो उसकी प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट आई है 7 - 2 5, इस केस में जो n फैक्टर होगा उसका कितना होगा 5 होगा। सेम यही अगर मैं KMnO4 को क्या करूं OH नेगेटिव आयंस के साथ ट्रीट करूं तो KMnO4 किस में चेंज हो जाएगा K2MnO4 के अंदर। अब इस केस में देखो, इस केस में +7 ही शो करेगा, इस केस में देखो +1 है -2 है, +2 - 8 कितना हुआ +K4 सॉरी +K6 -K8 +K2 तो +K6। अब यहाँ पे देखो इस केस में अगर n फैक्टर निकालना है तो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 6 है, तो 7 - 6 1, इस केस में n फैक्टर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं n फैक्टर को कैलकुलेट करने के। लेकिन अगर तुम्हें ये भी नहीं समझ आए, अगर इसे डायरेक्ट हमें क्या करना है फॉर्मूला पुट करना है, तो मैं n फैक्टर को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। सपोज करो अपने पास क्या है एसिड है, एसिड के केस में क्या होगा मास ऑफ एन एसिड अपॉन इट्स बेसिसिटी, आना तो घूम फिर के वहीं पड़ेगा। अगर मैं बेस की बात करूं तो मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी। सेम ऐसे ही सॉल्ट में क्या बात कर रहा हूं मैं, मास ऑफ सॉल्ट अपॉन नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन डिस्प्ले, यानी कितने वो डिस्प्लेस हो रहे। तो ये थी अपनी कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी। इसमें मेरे को बहुत अच्छे आते हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है मेरी फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेलिटी क्या होगा, इट इज द फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इन लीटर, ये क्या होगा, फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट टर्म है अपनी, नेक्स्ट टर्म आएगी ppm, जिसको क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को हम क्या बोल सकते हैं, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ सॉरी मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये लीटर के अंदर होगा, ये मास mg के अंदर होगा, इसको ओवरऑल को मैं 10⁶ से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो ये अपनी थी कुछ कंसंट्रेशन टर्म, और यहाँ पे अपनी कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।